नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द लाइट्स पॉइंट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। क्या होता है ये और किन अधिकारों के तहत किसी प्रशासन को किसी भी डिटेनी को प्रिवेंटिवली डिटेन करने का अधिकार मिलता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कुछ अधिकारों के बारे में। जैसा कि आर्टिकल 19 में कहा गया है, आर्टिकल 19 बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, 6 राइट्स मिले हैं आर्टिकल 19 के तहत। तो आर्टिकल 19 में पहला कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है अगर, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिलती है आपको आर्टिकल 19 में। असेंबली की, एसोसिएशन की, मूवमेंट की और रेसिडेंस की, प्रोफेशन की। देखिए, इन जो हमारे अधिकार हैं आर्टिकल 19 के, इनकी सारी मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सारे लिंक हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, या तो उसके बाद के इफेक्ट से ये रिलेट करते हैं। आर्टिकल 20 के बारे में बात करें तो ये कहता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है किस रिस्पेक्ट में? जब आप किसी भी ऑफेंस को कन्विक्ट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप अगर ऑफेंस भी करते हैं तब भी आपके पास अधिकार है। ये नहीं कि आपने ऑफेंस किया उसके बाद बिना किसी अधिकार के आपके सारे अधिकार खारिज नहीं होते, आपको अधिकार भी दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 21 में बात करें तो आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, और आर्टिकल 21 में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आर्टिकल 22 जो हमारा मेनली इस चर्चा में आएगा वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब आगे बात करते हैं क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, डिटेंशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। ये जनरल है, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन जनरल है। क्यों जनरल है? क्योंकि ये तब एक्शन में आता है जब आप किसी भी अफेंस को कर चुके होते हैं या भी कोई भी क्राइम आपका हो चुका होता है। इस क्राइम के बदले में आपको पनिशमेंट के तौर पर आपको डिटेन किया जाता है। ठीक है, जैसा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता है, विच मीन्स डिटेंशन एज अ पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ऑफेंस। इट ऑकर्स आफ्टर एन ऑफेंस इज एक्चुअली कमिटेड और एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टुवर्ड्स द कमीशन टू द क्राइम। ठीक है, ये आप कर चुके हैं, क्राइम कर चुके हैं या ऑफेंस कर चुके हैं, उसके बाद आपको डिटेन किया जाता है, तो ये है प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में खास बात यह है कि ये तब होता है जब प्रशासन को आपके ऊपर सस्पिशन है, आपके ऊपर शक है कि आप कोई क्राइम करने जाते हैं, मतलब कोई क्राइम करने जा रहे हैं या तो कोई भी एक्ट करने जा रहे हैं जो हार्म पहुंचाए सोसाइटी को। ठीक है, जैसा कि इसमें भी लिखा है कि पर्सन इज हेल्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन दैट की पुलिस कस्टडी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन में ही पुलिस आपको कस्टडी में ले लेती है, तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसमें द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू होल्ड एनीवन दे सस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड ऑल्सो टू मेक अरेस्ट विदाउट अ वारंट और मजिस्ट्रेट्स ऑथराइजेशन इन सर्टेन केसेस। अब ये जो आता है सर्टेन केसेस में ही सारा खेल है। सर्टेन केसेस में ही पुलिस को जो एक्स्ट्रा पावर्स मिलते हैं वही है ये सर्टेन केसेस। बाकी मेक अरेस्ट विदाउट वारंट और मजिस्ट्रेट, देखिए जनरली कभी भी किसी को अगर डिटेन करने जाती है प्रशासन या पुलिस तो उसके पास एक वारंट होता है जो कि मजिस्ट्रेट के ऑथराइजेशन से होता है। तो लेकिन इन सर्टेन केसेस में मजिस्ट्रेट का ऑथराइजेशन नहीं होता, बल्कि सस्पिशन के आधार पर प्रशासन आपको डिटेन कर लेता है, उसके बाद कागजी कार्रवाई सारी बाद में होती है। तो अगर बात करें आर्टिकल 22 जो कि बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, यहाँ पे हमने किया था ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो इसी आर्टिकल 22 को हम डिटेल में करते हैं। आर्टिकल 22 डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, पहली बात आर्टिकल 22 किसको मिलता है? इसका जवाब है सिटीजन को और नॉन सिटीजन को। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति मतलब कि कोई भी फॉरेनर भी इंडियन टेरिटरी के अंदर इंडियन फोर्सेस या इंडियन
प्रशासन के द्वारा अगर किसी को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसके पास भी कुछ राइट्स हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दिस प्रोविजन एक्सटेंड सर्टेन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर इंडिविजुअल इन केस ऑफ अरेस्ट। कुछ सेफगार्ड देता है अरेस्ट में। इट कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। हाँ, तो इस आर्टिकल का काम तभी शुरू होता है जब कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है। तो उसके बाद क्या अधिकार मिलते हैं? अधिकार क्या है? एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, उसको इन्फॉर्म मतलब कि प्रशासन उसको इन्फॉर्म करे, या तो उसका अधिकार है ये जानने का कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया है, और उसको कोई भी मना नहीं कर सकता अपने एडवोकेट को कंसल्ट करने में। ये एक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में बात की गई है, कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट किया जाता है तो अंडर 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जरूर पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी है पुलिस की। आर्टिकल 22 की क्लॉज 3 बात करता है, नो इंडिविजुअल हु हैज बीन अरेस्टेड कैन केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन द पीरियड डिटरमाइंड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब आपने ये दिया, ठीक है, आपने मतलब कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक टाइम पीरियड डिटरमाइन करेगा कि किस टाइम पीरियड तक किसी भी व्यक्ति को जो डिटेनी है उसे डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि आप उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। लेकिन दीज सेफगार्ड्स हाउएवर नॉट एप्लीकेबल टू, ठीक है, लेकिन ये सारे आर्टिकल 22 के सारे सेफगार्ड्स कुछ केसेस हैं जिनमें एप्लीकेबल नहीं है। कब? एनिमी एलियंस में, मतलब कि कोई भी बाहरी व्यक्ति है जो कि एनिमी, जिसको थ्रेट है, जो मतलब जिससे थ्रेट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को या इंडियन टेरिटरी को कहें, तो मतलब कि कोई भी दुश्मन है, उसको अरेस्ट करने में कोई उसके पास अधिकार नहीं रहता, मतलब कि उसके पास ये सारे अधिकार नहीं रहते। ठीक है, अब दूसरी बात करें, पीपल अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। कुछ लॉज हैं, इनके तहत लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है बिना उनको बताए कि क्यों आप अरेस्ट कर रहे हैं, बिना मतलब इसमें ये वाले सारे लॉज काम नहीं करते। अब ये लॉज कौन कौन से हैं? ठीक है, ये लॉज आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, मतलब कि आप इन लॉज के तहत लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम फेमसली या तो कहें इनफेमस तौर से NSA के नाम से जानते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। तीसरा है लॉ प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आप इसे याद करें कि ये सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट काम एक्शन में आया था जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में कुछ कमोडिटी थी जिनको इसेंशियल कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाने लगा था। इनमें ये मुख्य बात होती है कि इसेंशियल, अगर किसी भी कमोडिटी को इसेंशियल कमोडिटी अगर घोषित कर दिया गया, तो उसके जो भंडारण होता है या तो उसकी सप्लाई में पूरी तरह से सरकार की नजर होती है। ठीक है, तो शासन इसमें अगर आपने किसी भी लिमिट से ज्यादा किसी भी कमोडिटी को जो कि इसेंशियल कमोडिटी के अंदर रखा गया है, उसको अगर स्टोर भी करते हैं तो आप एक क्राइम कर रहे हैं। चौथा लॉ है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, पहले में इसमें मतलब NSA में आप 1 ईयर तक पीरियड के लिए डिटेन कर सकते हैं। ये जो है कॉपी पोशा, इसमें 6 मंथ का, इसी तरह से ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटी में 6 मंथ का, और इसी तरह से इसमें भी 6 मंथ का है। ठीक है, तो अब हमने बात की कि ये सारे लॉज हैं जिनके अंदर
आप किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने जैसे दिया था एनएसए में, ठीक है, एनएसए के अंदर आपने किसी भी व्यक्ति को 1 साल के लिए डिटेन कर दिया, ये आपके पास अधिकार है। तो 1 साल के लिए आपने डिटेन कर लिया, लेकिन अगर बाद में आपने तो यहाँ पे सस्पिशन के आधार पर आपने किसी को कस्टडी में लिया, लेकिन 1 साल के बाद अगर आपको पता चलता है कि जो आपका सस्पिशन था वो गलत था, तो इस व्यक्ति के तो सारे अधिकार, जो हमारे अधिकार हमने समझे यहाँ से, इसकी मूवमेंट का अधिकार, इसके रेजिडेंस का, प्रोफेशन का, एसोसिएशन, असेंबली, स्पीच, ये सारे अधिकार छीन दिए गए। इसका मतलब ये है कि इन 1 साल में आपने उस सिटीजन के सारे अधिकार छीन लिए, जो लॉजिकल ग्राउंड में एक अपराध है। दूसरे नंबर बात करें कि मोर ओवर द डिटेंशन ऑर्डर्स आर क्वेस्ट आफ्टर सेवरल मंथ्स, ठीक है, ऑर्डर्स for several months, in some cases decision comes after the expiry of full detention period। जब आपने पूरा टाइम डिटेन कर लिया, उसके बाद आपने अगर 1 साल के लिए आपने किसी को डिटेन किया, ठीक है, लेकिन अगर 1 महीने 2 महीने में अगर डिसीजन आ जाता है कि हाँ कि ये व्यक्ति निर्दोष है, ठीक है, तो आपने उसे छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये 1 साल का टाइम पीरियड भी बीत जाता है, उसके बाद इसका रिजल्ट आता है कि हाँ कि वो व्यक्ति निर्दोष है, तो ये समस्याएं हैं। दूसरी अगली बात यह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में अधिकतर कोर्ट्स जो हैं वो एग्जामिन क्या करती हैं, प्रोसीजर जो है वो अपनाया गया है कि नहीं पुलिस के द्वारा, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है कि उस जो रीजन है, किस बेसिस पे उसे डिटेन किया गया है, वो सामने आ पाता है, उसके लिए कोई स्क्रूटनी नहीं की जाती। कई बार ऐसी मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये जो डिटेंशन है ये एग्जीक्यूटिव के फेलर को बताता है, जो कि प्रोसीजर जो अपनाए जाते हैं उनमें दिखता है, या तो कहें राइट्स ऑफ डिटेनीज जो हैं उसके जो राइट्स हैं वो सारे के सारे मतलब एक तरह से अब्रीज कर दिए जाते हैं। तो ये मुख्य समस्या है एनएसए के द्वारा, तो एनएसए नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, या तो जो कोई भी जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिकार देते हैं पुलिस को, वो सारे एक्ट, तो ये मुख्य समस्याएं हैं। और ये कुछ डेफिनेशंस भी मैंने बता दी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।